गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो बच्चों, कल हम आपको बता रहे थे कि भारतीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कौन करता है? इलेक्टेड एमपी एमएलए मिलके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है। और एमएलए का मतलब है 28 स्टेट का भी और दिल्ली और पुडुचेरी का भी। जो निर्वाचित एमएलएज एमपी होते हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और उनके वोट काउंट होते हैं। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल अलग किस्म से होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल अलग किस्म से होता है। अब देखोगे कि यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी चल भी रहा है, वो बिल्कुल अलग किस्म का है। अब यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल अलग किस्म का होता है। हमारे यहाँ तो एमपी एमएलए मिलकर राष्ट्रपति के इलेक्शन करते हैं और बाकायदा उसके लिए आप देखोगे राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो हमारे यहाँ कानून है, यानी पार्लियामेंट्री एक्ट फॉर प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1951, क्योंकि वो सारी बात संविधान में दी नहीं गई, फार्मूला संविधान में दे दिया गया है। बाकी बातें आप देखोगे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 या 51 से नहीं होता। जिस एक्ट से एमपी एमएलए का चुनाव होता है वह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 51। राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1951। तो ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो और अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? वो तो इसलिए आप देखोगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे होता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में 50 चाहिए, 50 चाहिए प्रपोजर, 50 चाहिए सेकेंडर, 50 चाहिए आपको प्रस्तावक और 50 चाहिए अनुमोदक। ये कहाँ है? ये पार्लियामेंट्री एक्ट में है, संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति को राष्ट्र का डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये एक्ट में है। तो 50 प्रस्तावक यानी प्रपोजल, यानी जो प्रपोजल लेकर आएंगे, और यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और दूसरा है सेकेंडर्स जो उसको अनुमोदित करेंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसी को कहते हैं नॉमिनेशन। जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फाइल करेगा उसको 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए एक्सेप्ट करते समय, 50 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए सपोर्ट करते समय, यानी कुल मिला के 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। उसमें 50 अनुमोदक होंगे, 50 प्रस्तावक होंगे। और ये लिखा गया है प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1951 में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1951 में। इसका मतलब है प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1951 बात लिखी गई है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े, देखिए हमारे यहाँ कैसे खुराफाती लोग होते हैं। काका जोगिंदर सिंह और धरती पकड़ बरेली के व्यापारी थे, और बरेली के जो बच्चे होंगे शायद उनको पता भी होगा। तो काका जोगिंदर सिंह जो एलियस धरती पकड़ ने क्या किया, हर बार राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ जाते थे। अब हर बार राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ते थे, उससे क्या हुआ कि बिला वजह अब फर्जी इलेक्शन लड़ जाते थे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए, और हरियाणा के भी चौधरी साहब थे, वो भी इलेक्शन लड़ जाते थे। क्योंकि अगर किसी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ नॉमिनेशन डिपॉजिट करना है तो बड़ी आसानी से डिपॉजिट कर देगा। लेकिन 50 का प्रस्तावक और 50 का अनुमोदक लाना, 50 लोगों का एक तरफ सिग्नेचर, 50 लोगों का एक तरफ सिग्नेचर, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए काका जोगिंदर सिंह जैसे लोगों को रोकने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसका मतलब है कि काका जोगिंदर सिंह जैसे लोगों को रोकने के लिए बाकायदा काम किया गया। इसी एक्ट में लिखा गया है
कि प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब कोई डिस्प्यूट होगा तो ये मामला केवल सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगा, दैट इज ओनली रिजॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। तो कभी वह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के मामले में कभी कोई झगड़ा होगा तो वो मामला केवल उच्चतम न्यायालय हल करेगा। ये भी लिखा गया है पार्लियामेंट्री एक्ट में, डिपॉजिट की बार पार्लियामेंट्री एक्ट में, और फार्मूला केवल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 54, 55 फार्मूला केवल दिया गया है 54, 55 में। दूसरी बात है यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, यहाँ का इलेक्शन अलग तरीके का है। यहाँ इलेक्शन के 3 तरीके हैं। इलेक्शन के पहले फेज में राष्ट्रपति उम्मीदवार का निर्वाचन दल के कार्यकर्ता करेंगे, दल के कार्यकर्ता। द मेंबर्स ऑफ पार्टी, द वर्कर्स ऑफ पार्टी। अमेरिका में क्या होता है, पहले दल के कार्यकर्ता, और वहां दल 2 हैं, एक रिपब्लिकन है और दूसरा है डेमोक्रेट। एक दल है रिपब्लिकन, दूसरा दल है डेमोक्रेट। तो इन दलों के कार्यकर्ता पहला डिसाइड करेंगे, इन दलों के कार्यकर्ता पहला डिसाइड करेंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन है। इसलिए आप देखोगे अभी रिपब्लिकन के 2 उम्मीदवार आ रहे हैं, निकी हेली और ट्रंप। यानी एक बार जो राष्ट्रपति हो गया उसको भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, उसको भी पार्टी का। इसका मतलब इसलिए अमेरिका में आप देखोगे कई बार आम व्यक्ति भी चुनाव जीत जाता है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता। बात आपको ध्यान रखना है, पहले वहाँ 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेट। तो पहले रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा ये डिसाइड कौन करेगा, आम जनता नहीं, ये डिसाइड करेगी पार्टी कार्यकर्ता। और पार्टी कार्यकर्ता अमेरिका के 50 राज्यों में है, पार्टी के कार्यकर्ता अमेरिका के 50 राज्यों में है। इन 50 राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलाकर जो समूह बनता है उसे कहते हैं प्राइमरीज। अमेरिका में प्राइमरीज के मेंबर ये तय करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा। और एक बार जब प्राइमरीज के मेंबर ये तय कर लेते हैं उसके बाद फिर अगली प्रोसेस शुरू होता है। ये बात याद रखने की है। इसका मतलब इसलिए कहा जाता है अमेरिका में बड़ा इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, यानी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। अगर पार्टी का मेंबर किसी को चाहे तो किसी भी वो ट्रंप के बजाय निकी हेली को चूज कर सकते हैं। तो हर 50 राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं से परमिशन लिया जाएगा। अभी अमेरिका में वही प्रोसेस चल रहा है। और जब एक बार मान लो कि रिपब्लिकन पार्टी ने कह दिया हमारा उम्मीदवार ट्रंप होगा, डेमोक्रेट ने कह दिया हमारा उम्मीदवार कोई विवेक रामास्वामी या कोई व्यक्ति होंगे, तो जब एक बार ये तय हो गया कि उनका उम्मीदवार कौन है फिर दूसरा प्रोसेस चलेगा। अमेरिका में आप देखो, इंडिया में देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं का रोल नहीं है, इलेक्टेड एमपी एमएलए का रोल है। और इलेक्टेड एमपी एमएलए किसी को वोट देंगे जो स्वाभाविक रूप में इसकी मेजोरिटी है, उसी को वो वोट देंगे। हमारे यहाँ कंडीशन लगे, तो हमारे यहाँ जब एक बार तय हो गया कि पार्टी का कार्यकर्ता यानी रिपब्लिकन ने ए को चूज कर लिया, डेमोक्रेट ने बी को चूज कर लिया, उसके बाद फिर क्या तय किया जाएगा। अब राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन होगा, मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। दूसरे स्टेज में क्या होगा, निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन होगा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, वो निर्वाचक मंडल के सदस्यों का वो निर्वाचन करेगा। अब ये देखिए, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य कितने होंगे, 538। निर्वाचक मंडल के सदस्य कितने होंगे, 538।
और ये 538 का इलेक्शन कौन करेगी? आम जनता। बात ध्यान रखने की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का इलेक्शन कौन करेगा? पार्टी के उम्मीदवार का इलेक्शन कौन करेगा? पार्टी कार्यकर्ता। पार्टी उम्मीदवार का इलेक्शन करेगा पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? आम जनता। तो वो अमेरिका के वो लोग जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, जिनकी एज 18 ईयर्स, मोर देन 18 ईयर्स है, ये तय करेंगे कि 538 मेंबर का चुनाव कैसे किया जाए। आप पूछोगे सर 18 साल के ऊपर के लोग हैं, सीधे यही राष्ट्रपति का निर्वाचन कर ले, ये कौन सा पेचीदा मामला है? 18 साल के ऊपर सभी लोगों को कह दिया जाए कि भाई आप वोट कर दो कि प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि पार्टी ने उम्मीदवार तय कर लिए है। अब एक अजीब सी बात कहोगे आपकी, मेरा खजूर पलटता। पहले इलेक्टोरल कॉल, पहले आम जनता ये 538 मेंबर का चुनाव करे, फिर तीसरे स्टेज में क्या होता है, फिर निर्वाचक मंडल के सदस्य, फिर ये निर्वाचक मंडल के सदस्य मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, फिर ये निर्वाचक मंडल के सदस्य जो है 538, निर्वाचक मंडल के सदस्य कितने हैं? 538। ये 538 द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये 538 सदस्य निर्वाचित करेंगे राष्ट्रपति का, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। तो देखने में आपको बड़ा थोड़ा टेक्निकल मामला लग सकता है, इसलिए एग्जैक्टली ये कहना कि अमेरिका के भाई भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन तो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वहाँ MP MLA का रोल है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन बड़ा टेक्निकल किस्म का है, ना वो तो डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है। जैसे आप देखोगे कि डायरेक्ट कैसे होता है, सीधे आम जनता चयन कर लेती है राष्ट्रपति का, वहाँ ऐसा नहीं है। आम जनता 538 मेंबर का चयन करेगी, वो 538 मेंबर्स दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल द 50 स्टेट्स, वो 538 मेंबर्स 50 राज्यों से आ रहे हैं, और 538 मेंबर्स ये चयन करेंगे राष्ट्रपति का। तो देन दे विल इलेक्ट, दे विल चूज द प्रेसिडेंट। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है कि क्यों सभी आम लोग नहीं चूज करते निर्वाचक मंडल का? क्योंकि जहां निर्वाचक मंडल का निर्वाचन होता है वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, परोक्ष होता है। लेकिन अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इसलिए किया है, कई बार हो सकता है बच्चों, देखो चुनाव में क्या होता है, हवा बहती है, इलेक्शन बड़ा इमोशनल होता है, इलेक्शन तर्क पे नहीं आता। हमारे पढ़े लिखे बच्चे, इसलिए देखो जब पॉलिटी पढ़ के चुनाव जीतना मुश्किल है। अरे चुनाव जीतने के लिए तो भाइयों बहनों करना पड़ेगा, चुनाव जीतने के लिए दीदी जैसा बनना पड़ेगा, मोदी जैसा बनना पड़ेगा, आपको जनता की भावनाएं उकसानी पड़ेगी। अब इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जनता क्या करे, भावावेश में आकर, इमोशन में आकर किसी भी आदमी का निर्वाचन कर दे। और इतिहास इस बात गवाह है कि इटली में मुसोलिनी आया था, तानाशाह था मुसोलिनी, जो जनता ने निर्वाचन किया था और वो आके जनता के अधिकार खत्म कर गया। जर्मनी में हिटलर आया था। इसलिए अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने कहा आम जनता को सीधा राष्ट्रपति के इलेक्शन का अधिकार नहीं होगा, आम जनता 538 मेंबर्स का इलेक्शन करेगी, इलेक्टोरल कॉलेज का। और इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर का निर्वाचन केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होता है। जैसे ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उनका काम खत्म हो जाएगा, वो खत्म काम हो गया। जैसे ये 538 लोग केवल इससे निर्वाचित होते हैं कि उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है, और इसलिए 538 लोग भावना में न बहें, ये इमोशन में न बहें, बल्कि लॉजिकल तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन करें। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन खास बात है। इसलिए वहाँ कांग्रेस के मेंबर, प्रतिनिधि सदन के मेंबर, जैसे हमारे लोकसभा है वहाँ प्रतिनिधि सदन है, जैसे हमारे राज्यसभा है वहाँ सीनेट है, वहाँ प्रतिनिधि सदन के सदस्य उस सीनेट के मेंबर प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा लगता है अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन बड़ा टेक्निकल किस्म का है, जो डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है, लेकिन सच मानो डायरेक्ट के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट की बड़ी अपील होती है, वो हर जगह जाके चुनाव भाषण करता है। लेकिन आप देखोगे अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्यों अपनाया गया? क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट संवैधानिक प्रधान भी है, वास्तविक प्रधान भी है।
क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है, अमेरिका में प्रेसिडेंट ही है, अमेरिका में सारी शक्तियां प्रेसिडेंट की है। कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंट को पावर देता है, एक्चुअली भी पावरफुल है क्योंकि जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है। अब टेक्निकली आप कहोगे सर जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है, वो तो इलेक्टोरल कॉलेज का निर्वाचन करते हैं, लेकिन ठीक है जनता ही तो इलेक्टोरल कॉलेज का निर्वाचन करती है। जबकि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एमपी एमएलए के द्वारा, एमपी एमएलए के द्वारा। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियल हेड नहीं है, रियल हेड है पीएम। अमेरिका का राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है और रियल हेड भी है, क्योंकि अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा कहलाता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? अध्यक्षीय शासन। और अध्यक्षीय शासन में जहाँ प्रेसिडेंशियल, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ प्रेसिडेंट ही सारी शक्तियाँ अर्जित करता है। और वहाँ तो आप देखोगे हर काम निश्चित, प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 साल के लिए होता है और 4 साल के पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोई हटा नहीं सकता। हमारे यहाँ तो पीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की खास विशेषता है स्टेबिलिटी। 4 साल के पहले आप कहोगे सर क्या महाभियोग लाया जा सकता है? देखो बच्चों, महाभियोग, इम्पीचमेंट इज एक्सेप्शनल प्रोसेस। महाभियोग तो दुनिया के हर संविधान में, हर लिखित संविधान में महाभियोग है, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई चीज़ अमेरिका में नहीं। अमेरिका में हर चीज़ निश्चित समय पर शुरू होती है, संसद कार्यकाल निश्चित है, राष्ट्रपति कार्यकाल निश्चित है, सदन की बैठक निश्चित है, हर चीज़ फिक्स होती है। इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती। अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हो गया तो 4 साल तक रहेगा ही रहेगा, उसको 4 साल के पहले कोई हटा नहीं सकता। मतलब सामान्य परिस्थितियों में, यानी उसको संसद हटा ही नहीं सकती, कोई हटा नहीं सकता, मैं संसद नहीं हटा सकती। और हमारे यहाँ देखो संसदीय शासन में राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है, तो चूंकि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ उसको रियल पावर दी गई है, इसीलिए शासन के दोनों मॉडल में अलगाव किया गया है। अब फिर जरा भारत पर आ जाए, कि भारत के राष्ट्रपति की कुछ चीज़ें और देख लें। जब हम भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति पहला तो देख लिया निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, लेकिन संविधान में लिखा गया है ही इज एलिजिबल फॉर, इलेक्टेड होता है, इसका मतलब है उसकी योग्यता क्या है। तो अगर संविधान में कोई राष्ट्रपति बन सकता है तो बच्चों जरा सोच के देखो, आप राष्ट्रपति बन सकते हो? उत्तर है नहीं। मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में एलिजिबिलिटी क्या है? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। और याद रखो बच्चों, अमेरिका में क्या है? सिटीजन होना चाहिए बाई बर्थ। हमारे यहाँ क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। अब वो बाई बर्थ हो या जैसे सोनिया गांधी हमारे यहाँ सिटीजन है, उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, बाई बर्थ वो इटालियन है, लेकिन हमारी नागरिक है। हमारे यहाँ सोनिया गांधी भी राष्ट्रपति हो सकती हैं, अमेरिका में नहीं हो सकता। अमेरिका के संविधान में लिखा गया है कि जो बाई बर्थ अमेरिकन होगा वही वहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारा संविधान ज़्यादा लिबरल है, और ऐसा इसलिए किया गया है जो जहाँ पैदा होता है उसकी कंडीशन जानता है, उसकी परिस्थितियाँ जानता है। तो पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात लिख दी गई। दूसरा, उम्र, एज, सिटीजन ऑफ इंडिया, एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए। 35 ईयर्स यानी 36 रनिंग होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखने की है। इसलिए मैंने कहा बच्चों, आप लोग अभी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार नहीं बन सकते, फिर 35 ईयर पूरा ही नहीं हुआ है। और आप बहुत बात देखोगे लोकसभा के लिए 25। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी चीज़ लिखा गया उसका लॉजिक है, और हमेशा लॉजिक के साथ पढ़ना। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, प्रेसिडेंट के लिए 35। इसका मतलब क्या? प्रेसिडेंट थोड़ा बुजुर्ग आदमी होना चाहिए। लिखा गया 35। नॉर्मली हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट 60 साल के पहले होता ही नहीं। यही बच्चों समझने की बात है। कई बार हमारे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, मान लो कोई एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए, कोई प्रिपरेशन करने का बार फेल हो गए, सोचते सर अब क्या होगा, उम्र चली जा रही है। अरे मेरे बच्चों, राष्ट्रपति बनने की उम्र कहाँ होती है? 60 साल के बाद। जहाँ आम आदमी ये मान लेता है कि अब तो हम रिटायर हो रहे हैं, वहाँ राष्ट्रपति कोई बनता है?
इसलिए बच्चों सोच बड़ी रखो, पता नहीं कौन हमारे बच्चे में राष्ट्रपति बन जाए तो। अरे भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए बच्चों सी सेट क्वालिफाइड करना जरूरी नहीं है। ना सी सेट क्वालिफाई करना जरूरी है, ना पॉलिटी पढ़ना जरूरी है, ना बीटेक की डिग्री लेना जरूरी है। तो निराश क्यों होते हो बच्चे? इसी कभी भी ऑलवेज बी होपफुल। ये आशा बहुत, जो आजकल युवाओं में बड़ी निराशा, पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा युवाओं में हो जाता है कि अरे सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब बताओ, सी सेट में फेल हो जाओ, चिंता मत करना। अरे द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सी सेट की परीक्षा पास की है मेरे बच्चों? अरे कलाम साहब के बारे में कहा जाता है कि जब वो एनडीए के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो देहरादून से हरिद्वार आए और ऋषिकेश आकर वो गंगा नदी में कूदना चाहते थे। एक साधु उनको मिला, उसने कहा मिस्टर कलाम, हुआ रही हो? उसने कहा अरे मेरा जीवन में सब खत्म हो गया। साधु ने पूछा अरे कलाम साहब क्या खत्म हो गया आपका? उसने कहा अरे मैं एनडीए में एग्ज़ाम पास करना चाहता, नहीं पास कर पाया। महात्मा ने कहा आपको पता है कि आप क्या बनना चाहते हो? अरे ये एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए, अगला एग्ज़ाम पास करोगे, वाई यू आर वरीड। ये बच्चों आज के लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार देखता हूँ 12th में बच्चे हैं, इतना दबाव ले लिया। अब 12th में बताओ, कोटा में रोज न्यूज़ आती है सुसाइड के लिए बच्चों ने। बताओ बच्चों, ये सब पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, इसलिए ऐसा हो रहा है। 12th का बच्चा है, टेंडर एज है यार, खेलने की उम्र है, अच्छे से रहो, बी हैप्पी। तो खेल खेल में पढ़ाई होनी चाहिए। प्रेशर कुकर थोड़ी बनना है, पढ़ाए जा रहे हो। मौज में रहो यार, और पता नहीं कब क्या बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन प्रेसिडेंट बन जाना मुझे भूलना मत बच्चों। आप कहोगे सर आपको क्या चाहिए? अरे मैं तो आपके साथ आऊंगा, अमृत उद्यान में चाय पीऊंगा, इतना ही चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? इसलिए बच्चों बाद A35 होनी चाहिए, 36 रनिंग। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भारत में आज तक के जितने राष्ट्रपति हैं वो तो 70 ईयर्स के बाद राष्ट्रपति होते हैं। 60 के पहले तो कोई हो ही नहीं पाया राष्ट्रपति। इसे जीवन का भी रिटायर्ड थोड़ी होता है। हैव ए पेशेंस रखो। उसके बाद क्या है? लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए। मस्ट बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब बच्चों ये क्यों लिखा गया? ये देखो, हमारे संविधान निर्माता बड़े होशियार थे, कोई भी चीज तर्क से लिखी गई। एज डिफरेंस हमारे संविधान में, इसलिए कंपैरिजन करके पढ़ना, कंफ्यूजन कम से कम हो जाएगा। एक चार्ट बना लेना, उसमें क्वालिफिकेशन सांसद का, फिर जजेस का, फिर राष्ट्रपति का। और क्यों सबका अलग अलग किया गया? इसके रीजन है। हमारा संविधान कहीं कोई बात ऐसे हैब्जॉर्ड तरीके से नहीं कहता। और अब सवाल ये है कि अगर हम देखो, हमारे यहाँ बात, अब जानते हो लोकसभा का मेंबर कौन हो सकता है? जिसका नाम किसी निर्वाचक नामावली में होना चाहिए, कहीं ना कहीं इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए, तभी तो लोकसभा मेंबर होगा। उसका नाम निर्वाचक नामावली में भी होना चाहिए, तब लोकसभा का मेंबर होगा। और आप जानते हो ऐसा कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता जिसे किसी न्यायालय ने 2 साल की सजा दे दी हो। ये बात दोबारा लिखने की आवश्यकता तो नहीं थी। इसलिए हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने बस केवल हिंट दे दिया कि लोकसभा का मेंबर वो यानी बात है, देखिए लोकसभा सदस्य होने का क्वालिफाइड होना चाहिए। एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। बात ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति बनेगा, पहले वहां से रिजाइन कर दे तभी प्रेसिडेंट होगा। इसलिए एलिजिबल होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। इसमें चीज़ों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद अगर मान लो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है तो वो तब राष्ट्रपति नहीं बनेगा। राष्ट्रपति बनने के पहले उसे सीटें खाली करनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति को संविधान में इतनी तक बात लिख दी गई, राष्ट्रपति को बिना किराए का मकान मिलेगा, रेजिडेंस मिलेगा। तो जो संविधान निर्माताओं ने इतनी बातें तक लिख दी, ये उसकी एलिजिबिलिटी है। इसलिए एनी बडी कैन बिकम पीएम। और फिर संविधान में क्या लिखा गया है? ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वह पुनर्निर्वाचन के योग्य है। he or she is eligible for री इलेक्शन। ये संविधान में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर
री इलेक्शन, वह पुनः निर्वाचन का योग्य है। अमेरिका में लिखा गया है कि देयर शेल बी 2 टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन होल्ड 2 टेन्योर, यानी वहां 2 कार्यकाल रखेगा। और लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा, री एलिजिबल फॉर इलेक्शन, अब उसका मतलब 2 बार भी हो सकता है, 3 बार हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं रह पाया। अमेरिका में कहा गया है कि 2 बार से ज़्यादा नहीं रहेगा। और आप जानते हो बच्चों, ऐसा अमेरिका के संविधान में क्यों लिखा गया? क्योंकि यह लॉजिकल पढ़ाई है। जब आप कोई चीज़ फैक्ट देखते हो जरूर ये क्वेश्चन करो क्यों ऐसा किया गया। क्योंकि अमेरिकी संविधान निर्माता जानते थे कि मान लो कोई प्रेसिडेंट हो जाए और 2 बार हो गया तो जनता तो कई बार इमोशनल हो जाती है। मान लो जनता ने किसी को 4 बार इलेक्शन जितवा दिया, और अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो पावर का मिस यूज कर सकता है। इसीलिए कई बार डेमोक्रेसी में और जनता की भावना पर भी कंट्रोल रखा जाता है बच्चों। और आप जानते हो कई बार बच्चे इमोशन में कैसे कैसे काम कर देते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भारत की संचित नीति पर आधारित होगा, यानी इमोलुमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सेल बी चार्ज एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भारत के संचित में आधारित होगा। लेकिन बच्चों, वेतन भत्ता छोड़ दो, राष्ट्रपति का जो आवास है, प्रेसिडेंट हाउस है, उस राष्ट्रपति के पास 35 तो व्हीकल हैं और लगभग 20 तो ड्राइवर हैं। राष्ट्रपति का आवास शिमला में भी है, हैदराबाद में भी है। तो आप समझ लो अगर राष्ट्रपति भवन किराए पर लगा दिया जाए तो राष्ट्रपति भवन का किराया कम से कम 10 करोड़ रुपए होगा केवल। तो राष्ट्रपति की सैलरी काउंट मत करो। कई बच्चे सोच लेते हैं कि राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए है, ये कौन सी सैलरी है? उसके पास फैसिलिटीज कितनी है ये तो देखो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पावर का ऑफिस का इंपॉर्टेंस होता है ना, ऐसे का इंपॉर्टेंस थोड़ा है भाई। डीएम तो डीएम है। अब कोई बिजनेसमैन कितना पैसा रख सकता है? इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ ये बात लिखी गई है कि वेतन भत्ते दैट इज और वो वेतन भत्ते कहाँ लिखे गए हैं? संविधान की 2nd शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। लेकिन समय समय पर संसदीय विधि के द्वारा बढ़ाया जाता है। समय समय पर इसे पार्लियामेंट एक्ट बढ़ाती है। अब ऐसा इसलिए लिख दिया गया कि बार बार, अगर एक बार तो लिख दिया गया कि राष्ट्रपति को 2nd शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में। अब अगर ये होता कि बार बार संविधान में लिखने की आवश्यकता पड़ती तो बार बार संविधान चेंज करना पड़ता। इसलिए कह दिया गया कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते को बढ़ाने का अधिकार संसदीय विधि को दी गई। वह पार्लियामेंट्री एक्ट उसको बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति को पेंशन भी मिलेगा, ये भी बात लिखी गई है। और दूसरी बात है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? हाउ राष्ट्रपति कैन रिमूव, बहुत विशुद्ध हिंदी रखें तो पदच्युत, हाउ प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। उसके लिए आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में महाभियोग का प्रावधान है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उसके लिए महाभियोग का प्रावधान है। इसका मतलब है राष्ट्रपति को हटाने के लिए आधार क्या होगा? व्हाट इज बेस फॉर इम्पीचमेंट? आधार क्या होगा? संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज बेस? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहोगे सर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो बच्चों, आप जानते हो हमारे संविधान में कोई चीज़ तो डिफाइंड है नहीं कि संविधान का उल्लंघन हम किसे माने, कब राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाएगा। तो संविधान का उल्लंघन तो हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, मतलब क्या है? लेकिन संविधान का उल्लंघन मान लो कि देखो, संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करेगा, कल के लेकर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह न माने, मनमानी तौर पे काम करना शुरू कर दे, इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रही है भाई बजट सेशन के लिए लोकसभा को बुलाओ, राष्ट्रपति कह रहा नहीं, वो बुलाने का मन नहीं कर रहा है, तो दैट डीम्स टू बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम संविधान का उल्लंघन मानेंगे। तो संविधान का उल्लंघन परिभाषित है नहीं,
और आज तक इंडिया में किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा पाया। अमेरिका में है सॉरी क्योंकि क्योंकि बच्चों जानते हो कि हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट तो काम ही नहीं करता, तो भाई इसको क्यों रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। लेकिन ये इम्पीचमेंट मोशन किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस। ये प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा की दोनों के में किसी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी सदन में लाया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि जब एक सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा तो दूसरा सदन उस पर विचार करेगा और राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा कि क्या उसके ऊपर लगाए गए चार्ज सही है या नहीं है। उसके बाद जब दोनों सदन एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, बोथ हाउसेस विल पास द रेजोल्यूशन विथ स्पेशल मेजॉरिटी। वही बात आर्टिकल 61 में दी गई है। तो बोथ हाउसेस विल पास द रेजोल्यूशन विथ स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब है ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, और यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है 2/3 ऑफ 540 थी और 2/3 ऑफ ये बहुमत चाहिए। यानी याद रखना बच्चों, इसीलिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे विशेष बहुमत चाहिए। इतना रिजिड ये स्पेशल मेजॉरिटी का एक तरीका है। जितना टफ मेजॉरिटी प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए चाहिए, उतनी टफ मेजॉरिटी हमें और कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया है, यानी 2/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से हमें समर्थन चाहिए। आप कहोगे सर कुल सदस्य संख्या मतलब है कितने लोग प्रेजेंट है, इससे मतलब नहीं है। कितने प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट है इससे में मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, 2/3 ऑफ एंटायर स्ट्रेंथ। इसका मतलब कितने प्रेजेंट हैं कितनी सीट खाली है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी कहते हैं सदन की ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और आदि विराम से, इसलिए पीटी में गलतियां नहीं होगी अगर ध्यान से किसी चीज को पढ़ोगे। सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 2/3 मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो बात ध्यान रखने की बात है, अच्छे से पढ़ोगे बच्चों। इस सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या को हाईलाइट करके देखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का 2/3 मेजॉरिटी, और राष्ट्रपति के खिलाफ ये महाभियोग लाने के पहले ये भी जरूरी है 14 दिन पहले का विशेष प्रस्ताव आना चाहिए, 14 दिन पहले की नोटिस दी जानी चाहिए। और ये भी बच्चों बता दें आपको कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पारित हो गया, तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटा दिया गया, तो आप याद रखो संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन अगर किसने कोई अपराध किया है तो अवकाश प्राप्त के बाद तो चलाया जा ही सकता है। मान लो उसको मर्डर कर दिया कभी, तो जब पद पे नहीं रहेगा तो न्यायपालिका में जा सकता है। अन्यथा महाभियोग कोई दंड की बात नहीं करता। इम्पीचमेंट मोशन इज क्वासी जुडिशियल अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक का मतलब है लोकसभा के स्पीकर राज्यसभा के स्पीकर रहेंगे। अमेरिका में जब इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का चलता है तो वहाँ पे तो उस समय अमेरिका में सिस्टम है, अमेरिका में प्रस्ताव लाया जाएगा प्रतिनिधि सदन में, और प्रोसिक्यूशन अभी और जांच करेगा सीनेट। अमेरिका में केवल एक ही सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें है इस रिप्रेजेंटेटिव हाउस, जैसे हमारा लोकसभा है, वहाँ जो राज्यसभा जैसा है सीनेट है, वो केवल जांच करेगा। और अमेरिका में कहा जाता है कि जब ये राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाएगा तो सीनेट का चेयर करेगा वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस। हमारे ऐसा नहीं। इसका मतलब है किसी को इम्पीचमेंट से हटा देना ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि कहीं कहीं किसी पद से हटाया गया तो आधा न्यायपालिका का है, लेकिन हटाए स्पीकर और सभापति ने, जज ने तो हटाया नहीं। क्वासी जुडिशियल है, लेकिन संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाना कोई क्राइम नहीं। हाँ, बाकी जो उसने क्राइम वगैरह किया हुआ है तो
उसके आरोप में तो न्यायपालिका में उसमें सजा दी जा सकती है, लेकिन पद से हटने के बाद। और अगर मान लो कि राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट आ गया, उसको हटा दिया गया, उसके पहले राष्ट्रपति ने जो भी काम किए हैं वो खत्म नहीं होंगे, वो अपने आप में बने रहेंगे, वो सारे काम बने रहेंगे, वो काम अवैध नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने काम कर दिया है। जो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया है तो वो काम खत्म नहीं होंगे। अब जरा देखिए, ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक बातें थी पीटी के लिए। अब जरा हम राष्ट्रपति के बारे में मेंस पर अप्रोच पर आ जाए, जरा मेंस पर आ जाए कि किस तरीके से राष्ट्रपति की भूमिका है, राष्ट्रपति कार्य है। और अब ये तो आप जानते हो कि राष्ट्रपति अगर कभी अपना पद अपना काम न कर पाए, और ये भी याद दिला दें कार्यकाल 5 साल का है, 5 ईयर्स का है, लेकिन अगर राष्ट्रपति बीच मृत्यु हो जाए, कई बार ये भी दुर्भाग्य होता है। हमारे यहाँ 2 ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग थे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जो राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मर गए थे। तो आप जानते हो अगर डेथ हो जाए फिर तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन होगा। लेकिन इस बीच में राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। और अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो भारत का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये लिखा गया है संविधान में नहीं, दैट इज इन प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969। प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों न हो तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और ऐसा हुआ भी था कि आप देखोगे जब जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हुई थी, यानी जाकिर हुसैन की जब डेथ हुई, जाकिर हुसैन बड़े शिक्षाविद थे, तो प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया। तो प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया तो उस समय वीबी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, वराह वेंकट गिरी, और वीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने वीबी गिरी से ये कहा कि आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़िए, तो लिहाजा आप इसे रिजाइन कर दीजिए। उन्होंने राष्ट्रपति के पद से रिजाइन कर दिया, उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन कर दिया। इसलिए पहला मौका 69 में ऐसा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दोनों पद खाली हो गया था, इसलिए 69 में क्या बनाना पड़ा? प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969 में बना राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1960, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1969, तो इसमें बनाना पड़ा। इसके हिसाब से क्या है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तब वो चीफ जस्टिस काम करेगा, और राष्ट्रपति रिजाइन देता है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको रिजाइन देगा? राष्ट्रपति को। और संयोग की बात है, जिस समय वीबी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे, उसमें वाइस प्रेसिडेंट था ही नहीं। उसमें वीबी गिरी अपना रिजाइन किसको देते? तो अपना रिजिग्नेशन पेपर पे रख के चले गए, मेज पे रख के चले गए थे। तो ये बात है, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें राष्ट्रपति के बारे में। अब जरा भूमिका पर आ जाए, अभी बेसिक सी बातें हैं, जरा भूमिका पर आ जाए कि राष्ट्रपति कार्य क्या होगा, राष्ट्रपति के कार्य क्या होंगे, राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी। अब देखो दोस्तों, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भूमिका क्या है? पहला, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। संवैधानिक प्रधान है। आप कहोगे सर संवैधानिक प्रधान है
और जरा सोच को देख लो, अगर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है तो एक बार हम देखें कि किस तरीके से राष्ट्रपति काम करता है, क्या काम करने हैं। अगर संवैधानिक प्रधान है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति क्या काम करेगा, राष्ट्रपति ही विधायी कार्य करेगा। तो विधायी काम के रूप में राष्ट्रपति किसी भी विधि पर सिग्नेचर करेगा, किसी भी विधि पर हस्ताक्षर किसके होंगे, राष्ट्रपति के। तो अब देखिए राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, इट इज राष्ट्रपति, इट इज प्रेसिडेंट। आप देखोगे हमारे यहाँ हमने कह लिया है कि अच्छा किसी बच्चे के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो स्वाभाविक रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो विधि पर हस्ताक्षर करता है, सिग्ने राष्ट्रपति साइन ओवर एनी बिल। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा और जिस दिन राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा, यही संवैधानिक प्रधान है। यानी हमारे यहाँ किसी लॉ पे जो सिग्नेचर होता है वो पीएम नहीं करता है, मंत्री नहीं करता, कौन करता है, प्रेसिडेंट। अब सिग्नेचर प्रेसिडेंट करेगा। अब जरा सोच को, अब प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा तो जब भी राष्ट्रपति के सामने कोई बिल आता है, तो राष्ट्रपति के पास अवसर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, पहला राष्ट्रपति ऑप्शन क्या होता है 111 में, आर्टिकल 111। जब राष्ट्रपति किसी लॉ पे साइन करता है तो उसके पास पहला ऑप्शन क्या है, वह अनुमति देगा। प्रेसिडेंट विल गिव एसेंट ओवर द बिल। प्रेसिडेंट विल गिव एसेंट ओवर द बिल, पहला ऑप्शन ये है, आर्टिकल 111 में बात लिखी गई है। अब दूसरी बात है, फिर अनुमति नहीं देगा, राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा। प्रेसिडेंट शैल withhold the assent। अनुमति नहीं देगा। और तीसरा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। प्रेसिडेंट शैल सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। प्रेसिडेंट शैल सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। ये ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास। तो जब आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति काम है, राष्ट्रपति का पहला काम क्या है कि राष्ट्रपति किसी विधि पे साइन करेगा, और जब विधि पे साइन हो जाता है तो फिर उसको नोटिफाई किया जाता है, अधिसूचना होती है, उसके बाद वो फिर बिला जाता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट गवर्नर को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर जरा कंपेरिजन करें, राष्ट्रपति क्या करता है, अनुमति देगा, राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, सदन को पुनर्विचार के लिए भेज देगा। लेकिन अभी ही जरा गवर्नर को भी कंपेयर कर लें, राज्यपाल। तो राज्यपाल को हम साथ साथ कंपेयर कर लेंगे। राज्यपाल के पास भी पहला ऑप्शन क्या है, अनुमति देगा, गिव एसेंट, गिविंग एसेंट ओवर बिल। दूसरा अनुमति नहीं देगा, ये भी राज्यपाल का एकदम सेम है, विथ होल्डिंग एसेंट ओवर बिल। विथ होल्डिंग एसेंट ओवर बिल, ये भी बिल्कुल दोनों जैसा है कि जैसा है। राज्यपाल भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा। तो आप जानते हो गवर्नर कैन सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। गवर्नर को पुनर्विचार के लिए भेजेगा, सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ गवर्नर, सॉरी
reconsideration of House. Governor will send the bill for reconsideration of the House. ये ऑप्शन है। अब जरा सोचो, लेकिन गवर्नर को एक ऑप्शन और है, प्रेसिडेंट को नहीं। और अभी आप देखोगे इसी पर बड़ा विवाद बना हुआ है, केरला में और जगह बड़ा विवाद बना हुआ है। अब जरा सोचो, चौथा भी ऑप्शन है गवर्नर के पास, जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, कि गवर्नर विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करेगा। यानी गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विधेयक को आरक्षित करेगा। गवर्नर कैन रिजर्व द बिल, रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200। लेकिन अंडर आर्टिकल 200 में भी लिखा गया है एज सुन एज पॉसिबल, यानी राष्ट्रपति के पास बिल को आरक्षित करने का, रिजर्व करने का राइट नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास ही है। आर्टिकल 200 में गवर्नर बिल को रिजर्व करेगा और 201 में प्रेसिडेंट उस पर अनुमति देगा। अभी अब देखो डिस्प्यूट क्यों हुआ था। अभी डिस्प्यूट ये हुआ था कि गवर्नर ने क्या किया, बिल को न तो प्रेसिडेंट के पास भेजा, अब गवर्नर ने अपने पास बिल पड़े रखा उस पर रिएक्शन नहीं किया, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जैसे मामला पहुंचा, गवर्नर ने बड़े सारे बिल प्रेसिडेंट को भेज दिए। आखिर में 200 में क्या लिखा गया है, गवर्नर क्यों कोई बिल प्रेसिडेंट को भेजेगा, और इसका कारण यह है, आर्टिकल 200 में लिखा गया अगर गवर्नर को ऐसा लगे किसी बिल से उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित हो रही है, आर्टिकल 200 में यही लिखा गया है, इफ द बिल इज अफेक्टिंग the power of a high court, only then governor can sell the bill for reconsideration of the for consideration president। लेकिन अब तो हमारे कोई बिल गवर्नर रिजर्व कर लेता है। और हकीकत की बात यह है, अगर अब हम देखें, इसको एनालाइज करें, हमने गवर्नर और राष्ट्रपति के बीच में कंपैरिजन किया। अब जरा इसको एनालिसिस करें, अब जरा विश्लेषण करें। ये तो हमारे यहाँ बेसिक बात है। अब जरा इसका सिद्धांत देखें कि क्या किस ऑप्शन में कौन इस बात को स्वीकार करेगा, इस बात में कौन किस बात को स्वीकार करेगा। अब जरा ये तो हम देख लें। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, अब ऑप्शन पे विचार करो। अब हम अभी एनालिसिस पर आते हैं, मेंस पर आते हैं। पहला, आप जरा सोच के देखो कि राष्ट्रपति कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए, राष्ट्रपति या गवर्नर कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए। पहला, अनुमति देगा, अनुमति नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए भेजेगा। अब इसमें आप कौन सा ऑप्शन बताओगे। अब जरा सोच के देखो, इसमें राष्ट्रपति कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए। हकीकत की बात है। और ये भी याद दिला दें, कितने दिन में अनुमति देगा ये नहीं लिखा गया है। अनुमति देगा तो कितने दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। प्रेसिडेंट शैल गिव द एसेंट, कितने दिन में देगा ये तो लिखा ही नहीं गया है। इसलिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमारे यहाँ मान लो कि राष्ट्रपति ने क्या किया, और ये हुआ पहली बार, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जो कांग्रेस के थे। अब ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस के थे, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी को उस समय लोकसभा में 400 सीटें थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, उस समय मामला हो गया था, अब बड़ा विवाद हो गया था, राजीव गांधी जैल सिंह के बीच बड़ा डिस्प्यूट हुआ। और राजीव गांधी जैल सिंह के बीच डिस्प्यूट ये हुआ था कि हमारे यहाँ राजीव गांधी चाहते थे कि जैल सिंह हमसे सारी इन्फॉर्मेशन न मांगे, लेकिन जैल सिंह इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। और इसी दौरान क्या हुआ था, पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। पंजाब में गुरुद्वारे में, यानी स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में आर्मी घुस गई, गोलीबारी हो गई। उसके बाद प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में बड़ा विश्वास हो गया। उसी दौरान क्या हुआ कि पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया। आप याद रखो, संविधान संशोधन बिल नहीं, ये सामान्य विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है। पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया और वो जैल सिंह के पास भेजा गया। जैल सिंह ने ना हाँ कहा ना कहा। इसका मतलब है कि जब
राष्ट्रपति इनमें से कोई तीनों ऑप्शन में न तो अनुमति दे रहा है, न अनुमति नहीं दे रहा है, न तो पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, इसे ही पॉपुलर तरीके से क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति जेल सिंह ने किया था। और किस पर किया था? पोस्टल अमेंडमेंट बिल पर, डाकघर संशोधन विधेयक पर पहली बार प्रेसिडेंट ने हमारे यहाँ पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का मतलब है ना, हाँ कहना ना कहना। बुद्ध थे, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब आप जानते हो कि बड़े बड़े लोग आए उनसे पूछने की सर बताओ ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होता है। तो वो लोग तो थे कि भाई देखो ये सब क्या बावरे वाला सवाल कर रहे हैं। तो बुद्ध मुस्कुरा देते थे। अब मुस्कुराने का मतलब माना जाए कि अनुमति दिया, अनुमति नहीं दिया। अब जरा सोच के देखो। इस वजह से ये बात कही जाती है कि पहली बार यहाँ पे पोस्टल अमेंडमेंट बिल पे राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था। वीटो शब्द कहीं लिखा नहीं गया बच्चों, भाई वीटो शब्द कहीं लिखा नहीं गया है। वीटो शब्द का प्रयोग तो केवल लोकप्रिय रूप में होता है, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देगा, कितने दिन में देगा पता ही नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पे वीटो का प्रयोग कर रहा है, इसमें तीनों ऑप्शन में विचार नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति को कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहिए? पहला, अनुमति देगा। सच पूछो, राष्ट्रपति को पहला ऑप्शन टिक करना चाहिए। क्यों? मेरे बच्चों ध्यान रखो, संसदीय शासन है ये। संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद के लोग निर्वाचित होते हैं। ये बात बहुत ध्यान से है, ये बात बहुत ध्यान से है। संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद निर्वाचित होते हैं। अरे मोदी जी, उनकी पूरी टीम निर्वाचित होकर आई है, इसलिए वो जो भी सलाह दे रहे हैं उसे राष्ट्रपति को मानना चाहिए। और राष्ट्रपति को इतना ही ना कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानी। राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानी, इट मीन्स राष्ट्रपति फिर अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर रहा है, डिस्क्रिशन का प्रयोग कर रहा है। और मेरे बच्चों, संविधान में राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये बात ध्यान रखने की है। संविधान में प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्ति नहीं है। अब सवाल है, इसीलिए हमें सामान्यतः क्या होना चाहिए? 99% कंडीशन में क्या होता है? राष्ट्रपति हमेशा पहले ऑप्शन को टिक करता है। अभी आपने देखा होगा, द्रौपदी मुर्मू जब से प्रेसिडेंट बनी है, कोई विधेयक आता है साइन, कोई विधेयक आता है साइन। प्रणब मुखर्जी, इसके बाद रामनाथ कोविंद थे, आपने कभी सुना? हर विधेयक पे सीधा सिग्नेचर। राष्ट्रपति को यही काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद निर्वाचित है और संसदीय शासन में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। अब दादाजी सोचेंगे कि हमें सारी शक्तियां मिल जाए, अब दादाजी सोचेंगे हम ही सारी शक्तियां प्रयोग करें, तो घर के जवान बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट को यूज करना चाहिए। लेकिन कई बार अगर राष्ट्रपति दूसरा ऑप्शन यूज कर ले, फिर तो इसका मतलब है उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को इनकार कर दिया, फिर उसने अपने विवेक का प्रयोग किया। तो ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उसने अपने विवेक का प्रयोग कर दिया। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है, अरे मेरे बच्चों देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत मेंबर भाग नहीं लेते, लेकिन उनके इम्पीचमेंट में मनोनीत मेंबर भी भाग लेते हैं। याद रखो, उनके स्वाभाविक रूप में उनके इम्पीचमेंट में बाकायदा मनोनीत मेंबर भाग लेते हैं। अच्छा, अभी बच्चे पूछे प्रश्नकाल कब होगा? अच्छा पूछ लो बच्चों, अभी तो मैं बात पूरी किया नहीं था। अच्छा पूछ लो प्रश्नकाल पूछ लो, उसके बाद में बात करूँ। मेरे बच्चे सवाल पूछने पर बहुत सुनते कम है, मेरे बच्चे ही गड़बड़ है। मेरे बच्चे बस सवाल ही पूछने लगे रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त है, वही तो मैं बता रहा था। अभी तो मैंने बताया नहीं पूरी बात, तब तुम लोगों ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। आपने बताया उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, अपने पास राष्ट्रपति, एक मिनट, क्या था? अरे एब्सोल्यूट वीटो वगैरह सब बताएंगे। अरे अभी तो शुरू किया है, और जैसे मैंने शुरू किया आपने कहा प्रश्नकाल होगा, तो वीटो फिर कैसे बताओ। अरे प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। भारत का राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 53 में। सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी कार्यपालिका की, आर्टिकल 53 में। 309 कमांडर होगा आर्टिकल 53 में। 54, 55 में निर्वाचन का तरीका होगा। अरे मेरे बच्चों,
बात को पहले समझो, सिद्धांत समझो, आर्टिकल तो अपने आप पता चल जाएगा। राष्ट्रपति और आधे घंटे की चर्चा, ये तो आधे घंटे की चर्चा हो रही है। हाँ सर, द्रौपदी मुर्मू कैसे, सर एक मिनट, धीरे धीरे सर, कल कल क्या पढ़, अभी प्रेसिडेंट ही पढ़ के आना है, कल भी प्रेसिडेंट ही होगा अभी। पढ़ाई है सर हम। अच्छा, राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति देख सकता है क्या? हाँ भाई, राज्य का अगर राज्यपाल ने राज्य के विधेयक को आरक्षित कर लिया है तब तो राष्ट्रपति देखेगा ना। लेकिन राष्ट्रपति कितने दिन में परमिशन देगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी बात नहीं है। सीजीआई कौन शपथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब जरा सोच के देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन शपथ दिलाएगा? अब मेरे बच्चों बताओ, ये तो सारे बच्चों को पता होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति किसी, नहीं नहीं बच्चों, राष्ट्रपति कभी सदन में नहीं बैठता। राष्ट्रपति केवल वर्ष के पहले सत्र में सदन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति न किसी सदन का मेंबर होता है और न किसी सदन में बैठता है। अमेरिकी, फिर किसने पूछा पॉलिटी का रिवीजन कैसे? बच्चों बार बार पढ़ो, अच्छे पढ़ो। सर पब्लिक बिल एग्जामिनेशन 24 क्या है? नकल रोकने के लिए है कि बच्चे यूएस का, हाँ अमेरिका का राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करता है। बस अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए समय निर्धारित है, 10 दिन में उसको हाँ ना कहना पड़ेगा। हमारे लिए ऐसा नहीं है। सर प्रसार के भारत में राष्ट्रपति क्या है? प्रकार से भारत के राष्ट्रपति अब धीरे 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 धीरे। अच्छा कोलिजियम सिस्टम, अरे मेरे बच्चों कोलिजियम सिस्टम तो न्यायाधीश का है। कोलिजियम सिस्टम न्यायाधीश में आएंगे हम, अभी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, अच्छा सर यदि आप प्रेसिडेंट ऑफ, अरे एक में धीरे धीरे उसको धीरे धीरे करते तो भाग रहा है। सर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही कर दिया जाए तो यूएस जैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तो? अरे मेरे बच्चों, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक नहीं करना पड़ेगा। यूएस जैसा सिस्टम होगा तो प्राइम मिनिस्टर होगा ही नहीं। आप याद रखना, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नहीं होता, पीएम नहीं होता। और अगर उपराष्ट्रपति चुनाव हो गए तो अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है तो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है और वो अपने पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। हाँ किसी बच्चे ने पूछा है, बुक पढ़ लेना दोस्तों, अपने आप रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। यूएस के निर्वाचक मंडल किसी पार्टी का आदमी होता है? अरे हाँ, निर्वाचक मंडल में पार्टी का आदमी, अब मान लो कि भाई आम जनता तो पार्टी के आधार पर इलेक्ट करती है, इस बारे में हम दोहराई नहीं रखते। प्रेसिडेंट कहाँ से बैठता है? अरे प्रेसिडेंट हाउस बैठता है मेरे बच्चों, वहाँ पे बहुत बड़ा अमृत उद्यान है। एक मिनट, राष्ट्रपति का नियुक्त जनता क्यों नहीं करती? क्योंकि जनता क्यों नहीं करती? क्योंकि राष्ट्रपति शासन है। अरे प्रधानमंत्री की नियुक्त कर रही है, अब दो दो घर के दो दो हेड नहीं होंगे ना। सर जी हम आपको धीरे धीरे थोड़ा रोको इसको, आंसर सारे बहुत तेज भाग रहे हैं। असली पावर तो पीएम के पास है, हाँ सही बात है। इम्पीच दोनों सदन में 2/3 अलग अलग होता है, हाँ दोनों सदनों में 2/3 बहुमत अलग अलग होना चाहिए, इसलिए दोनों संख्या लिखी है, एक में नहीं, दोनों में 2/3 अलग अलग होना चाहिए। लेकिन केरल में हाई कोर्ट कैसे गए? इसलिए कि क्योंकि वहाँ गवर्नर क्या कर रहा है कि वो 200 का मिसयूज कर रहा है। पति कोई सरकार गलत विधेयक लाए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के फंस जाएगा? नहीं नहीं बड़े बच्चों, राष्ट्रपति हस्ताक्षर के कोई फंसने का नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के सरकारी आधिकारिक कामों के लिए उसे कभी न्यायपालिका के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। ये 3C में आप जानते हो। गवर्नर कैसे नियुक्त होता है मेरे बच्चों? अब वो गवर्नर ही बता सकता है, क्योंकि गवर्नर पार्टी के साथ उसकी सेटिंग होती है, नियुक्त हो जाता है। संविधान की बात आप पूछोगे तो हम बता देंगे कि गवर्नर के लिए भी एज कितनी होनी चाहिए? 35, और बाकायदा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और क्या सिलेबस, यूएसए में ज़्यादा पावर किसके पास है? और ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास है। यूएस में सारा पावर ही प्रेसिडेंट के पास है, ज़्यादा का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूएस में सारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट के पास हैं। और पूछेंगे सर श्वेत पत्र, श्वेत पत्र का मतलब है सरकार अपनी कोई पॉलिसी या कोई सफाई देना चाहती है, कोई पॉलिसी लाना चाहती है, तो उसके लिए व्हाइट पेपर के रूप में हम लाते हैं।
सर आज एपीजे कलाम प्रेसिडेंट कैसे बने? अरे कैसे बने क्या, उस समय गठबंधन सरकार थी और बीजेपी ने दांव खेला। बीजेपी को पता था कि हमारा उम्मीदवार कोई जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने कलाम का नाम कर दिया। अब कलाम के नाम पे कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर दिया। किसी बस गवर्नर के खिलाफ कैसे कोई हाई कोर्ट जा सकता है? अरे मेरे बच्चों देखो, हमने लिखा था गवर्नर के खिलाफ कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन आजकल तो बड़े सारे अपवाद बन रहे हैं। संविधान में तो ऐसी बात है। आजकल अगर मान लो कहीं कोई पावर का मिसयूज ही कर दे, तो ये बात तो पहले भी 2006 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि गवर्नर को पावर दिया गया है संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के दुरुपयोग के लिए नहीं। यूएस में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बाद 338 मेंबर क्या करते हैं? वो जाके घर बैठते हैं। 338 मेंबर की कोई उपयोगिता नहीं होती, बस वो प्रेसिडेंट के निर्वाचन के लिए ही आते हैं। राज्य में भी विधिक बनता है क्या? राज्य में भी विधि बनता है बच्चों। राज्य में उत्तराखंड देख रहे हो, उत्तराखंड तो राज्य तो अपना विधि बना ही सकता है। कम उम्र हो तो आधार कार्ड संशोधन करके राष्ट्रपति बन सकते हैं। अरे खुराफाती बच्चों, ऐसा मत करना। यही सब खुराफाती करोगे तो ये नकल कानून आ गया है, उसमें फंस जाओगे, जुर्म हो जाएगा फौजरी का। और राज्यसभा, यूएस में सीनेट में कितने मेंबर होते हैं? 100। 50 राज्य हैं, एक राज्य में 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 50, 100। हम जो आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और हम प्रेसिडेंट बने जाए तो हाँ एकदम बच्चों, तुम लोग प्रेसिडेंट बन जाना, तो बस मैं चाय पिलाने के बुला लेना, मैं वाइस प्रेसिडेंट, अभी मैं टीचर के रूप में ही सही हूँ। आप कहाँ से क्लास लेते हो, आपसे मिलने आ सकते हैं। अरे भाई एकदम पहले पूजा पढ़ लो, मिलने बाद में आना, पहले अच्छे से पढ़ तो लो। दिवालिया व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अरे भाई दिवालिया इसलिए लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए। अब दिवालिया व्यक्ति अपने घर को नहीं संभाल पाएगा तो प्रेसिडेंट कैसे बनेगा? हम जो आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे तो हम, अरे पहले अच्छे से पढ़ो, वाइस प्रेसिडेंट बाद में बनना। तो उपराष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हार जाए अपने, हाँ अपने पद से भी जाएगा। भारत में सब पावर किसके पास है? पीएम के पास है मेरे बच्चों। लेकिन पीएम मनमोहन सिंह भी थे, तो पीएम के पास पावर होगा तभी जब वो दल का प्रभावशाली नेतृत्व करेगा। हाँ फरहान ने कहा है कि क्वालिफाई करके मिलेंगे, एकदम सही बात बोला है। किसी बच्चे ने पूछा आप राष्ट्रपति बन जाओ, मेरे बच्चों बड़ी बड़ी शुक्रिया तुम्हारे अच्छे और योर गुड विशेस, बट आई एम हैप्पी टू बी ए टीचर। दिवाली प्रीलिम्स का सिलेबस हो, अरे मेरे बच्चों प्रीलिम्स जो सब प्रीलिम्स मैंने बस एक ही साथ तो चल रहा है, अच्छे से पढ़ो तब तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सारी बात हल हो जाएगी। प्रस्तावक क्या होता है सर? अरे मेरे बच्चों जो प्रस्ताव करे कि मान लो ग्राम सभा के चुनाव के लिए प्रधान के नाम का कोई प्रस्ताव कर दे। अनुमोदक का मतलब जो उनको हाँ कह दे। प्रस्ताव का मतलब है प्रपोज करना, किसी गुलाब दे दिया, प्रस्ताव कर दिया, गुलाब उसने एक्सेप्ट कर लिया, सेकंड हो गया। और सिंगल ट्रांसफरेबल सर, एमपी और एमएलए का गोवा अलग से क्यों है? अरे मेरे बच्चों देखो, हर जगह तो एमपी एमएलए अलग अलग होता है ना। एमपी का वोट और एमएलए के वोट का वैल्यू अलग अलग होगा। तो गोवा में जो एक एमपी होगा, तो मान लो कि जो एमपी होगा उसमें तो 3-4 विधायक होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हाँ अभी प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा माफ कर सकते हैं मेरे बच्चों, आने तो दो, पहले आने तो दो। और कि नीलेश ने कहा आंसर कहाँ भेजे? आप केजीएस में एक बार फ़ोन कर लेना, आपको सब मिल जाएगा। अच्छा नोट्स नहीं पूरा होगा तो मैं एक बार देख लूँगा। भारत अमेरिकी 73rd 74 75 क्या है? अरे मेरे बच्चों में बताऊंगा, 74 तो भी बताऊंगा, पंचायती राज में आऊँगा। क्वेश्चन आंसर लॉजिक सर ऊपर, आजकल मैंने बोला आज मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अरे क्या पूछा मेरे बच्चे, कैसे नहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? आज सर मैं आंसर भेजूँ, आप चेक क्यों नहीं करे? आंसर चेक हो जाएगा, चिंता मत करो। फांसी से आप कौन रोक सकता है? राष्ट्रपति रोक सकता है, कल मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी कल अभी प्रेसिडेंट ही होगा, प्रेसिडेंट ही होगा। सर पीएम की सैलरी कितनी है? अरे बच्चे सब एक बार गूगल पे जाके देख लो, पीएम की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी सब आपको मिल जाएगी।
वन स्टेट अब क्या लिखा था, यही कैन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफ वन स्टेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन रिजर्व पर्टिकुलर फॉर अदर स्टेट पर? नो नो, एक राज्य का अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति दूसरे राज्य में निर्वाचन नहीं लड़ सकता. दे कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन अदर स्टेट, दैट्स वेरी क्लियर. ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही. थैंक्स लॉट. रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो. नहीं, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, नालायक बिल्कुल बच्चे नहीं हैं. मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा करेंगे. आई एम वेरी होपफुल. ठीक है बच्चों, थैंक यू.